हमारे देश की एक बड़ी विशेष बातें हैं और वो विशेष बातें समाज के बीच में किसी न किसी रूप में स्थापित करते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने कही है। कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन लोगों के सामने मुझे खड़ा किया है वो सब देवतुल्य है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और मंत्र में कहा है उस पर ब्रह्म जिनकी इनसे उत्पत्ति हुई है वो उसके समान है। अपने संत कबीरदास जी ने और आगे की बात कह दी है, भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको देना? तो कहा कि गुरु को देना। उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। ऐसे गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। मित्र राजा राम जी जिनके मार्गदर्शन में हम सब काम कार्य करते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ वैभव जी भाई साहब, कुल सचिव जी अभी यहाँ बैठे थे। उन्होंने अपने उसमें कहा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा गायंती देवा कील गीत कानी धन्य स्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है वे लोग जिन्होंने इस भारत भूमि पर जन्म लिया है, क्योंकि भगवान सभी लोगों को अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो इस धरती पे जन्म लेना पड़ता है। देवता भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र स्थान भारत भूमि है। हम सब लोग इस देश में जन्मे हैं, ये हमारा सबका सौभाग्य है और इसका हम सबको गर्व करना चाहिए। गर्व हम उसी पे करते हैं जो अच्छी बातें होती है। और इसलिए कभी कभी हम अपनी कहते हैं मेरी संस्कृति मेरा स्वाभिमान, मेरा पुत्र मेरा स्वाभिमान, मेरे पिता मेरा स्वाभिमान, ऐसे अलग अलग स्टेटस आजकल मोबाइलों पे लोग डालते हैं। और यहां पर जनजाति गौरव कोई व्यक्ति नहीं तो पूरा समाज का गौरव का अनुभूति है। कोई समाज भी गौरव के ऊपर ही गर्व करना चाहिए सब लोगों ने, ये बड़ी बात है। देश में कई महापुरुष हुए, उनके ऊपर हम सब गर्व करते हैं, पर आज केवल व्यक्ति और समाज केवल महापुरुष नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, तो पूरे समाज पर गर्व करना चाहिए। अभी गर्व करने वाली बातें कौन सी है? और अभी वैभव जी ने अपने उसमें कहा कि समाज की गर्व करने वाली बातें मैं बताऊं उसके पहले कि समाज के बारे में आज क्या सोचता है समाज हमारे बारे में। तो आज जनजाति समाज के बारे में सोचता क्या है? तो बोले कि वो समझता नहीं है, सोचता तो यह है। कई बात करो जनजाति समाज की बात आती है तो लोग यही प्रतिक्रिया करते हैं कि इनको समझाने की आवश्यकता है, कुछ समझते नहीं है। 1857 की क्रांति के 75 साल पहले एक गांव की एक बूढ़ी मां अपने बेटे से कहती है कि तिलका तू शेर से लड़ भी सकता है, शेर को मार भी सकता है, पर इस पूरे क्षेत्र में जिस कारण अकाल पड़ा है और जिस एजेंट के कारण ये हो रहा है वो अंग्रेज कलेक्टर, उसको मार सकता है क्या? बोलने वाली व्यक्ति कौन है? तो वो एक गांव की बूढ़ी मां बोल रही है अपने बेटे से, क्या प्रेरणा दे रही है? जिस अंग्रेज अधिकारी के कारण अंग्रेजों की जो पहली प्रेसिडेंसी बनी थी कलकत्ता के आसपास ही बनी थी। अंग्रेज 1772 में जब सिराजुद्दौला हारा या मुस्लिम शासकों को हराया, हारने के बाद से ही 1972 में युद्ध हुआ। 75 के आसपास 80 से के आसपास की घटना है। उन्होंने जो लगान लगाया कलकत्ता के पूरे क्षेत्र में 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। इतना टैक्स था, लोगों के पास लगान भरने के लिए पैसा नहीं था।
कृत्रिम अकाल घोषित किया था, लोगों के पास बोने के लिए अनाज नहीं था। ऐसी स्थिति में एक गांव की मां बोल रही है अपने बेटे से, और कहते हैं कि तिलका माझी ने लोगों को, समाज को इकट्ठा किया और पहाड़िया आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ इतिहास में। उनने उस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, और जिस अंग्रेजों की दुहाई देते कि बहुत न्यायप्रिय थे, बहुत अच्छे थे, 40 किलोमीटर तक घोड़े से बांध कर उनको घीस के लाया गया। भागलपुर के सब लोगों को इकट्ठा करके उसको फांसी दी गई। जब फांसी पे चढ़ रहे थे तो लोग, वहां के लोग गीत गाते हैं, अभी भी लोग देख रहे थे। उन गीतों में वो कहते हैं कि तिलका, तेरे ऐसे शरीर में कोई स्थान नहीं था जहां से खून नहीं बह रहा है, तेरी आंखें लाल है, घूर रही है, झुकी हुई नहीं है। इस प्रकार के वहां गीतों में वर्णन मिलता है। ऐसी मां, प्रेरणा देने वाली मां, हम उस समाज को कह रहे हैं इनको कुछ समझता नहीं है। तिलका माझी कसकारी का 1780 से 85 में उनको फांसी हुई, 1785। बात यह है कि जो ये बात चल रही है, उस समाज की प्रेरणा देने वाली एक महिला है, वो भी गांव की है, जो मुझे लगता है कभी स्कूल नहीं गई होगी। वो तिलका माझी का बलिदान वहां रुका नहीं, आगे कोल क्रांति हुई। बुद्धू भगत के नेतृत्व में 1825 के आसपास की घटना है, तारीखों पे आगे पीछे हो सकती है, पर बुद्धू भगत ने जो आंदोलन शुरू किया, उनके बेटे बिल्लर और हल्लर वो शहीद हुए। उनकी 2 बेटियां रुनिया और झुनिया, उन दोनों का बलिदान हुआ। उन दोनों बेटियों को फांसी पे चढ़ाया गया। हम सबको पता है कि भगत सिंह की मां से जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी कोख ने कम बच्चे दिए, और भी बच्चे देती तो वो बच्चा भी बलिदान होता। चाफेकर बंधु की मां से भगनी निवेदिता मिलने गई, उनका भी यही शब्द था कि 3 बेटे क्यों हुए, 7 होते तो 7 में इस देश पे कुर्बान कर देती। ये मां अपने बेटों पे गर्व कर रही थी। पर जनजाति समाज की महिलाएं लड़ी, उनको फांसी पर चढ़ाया गया। उसके बाद एक क्रांति रुकी नहीं तो सिद्धो कान्हो 1780 से 85 के बीच सिंथाल क्रांति हुई। अभी किताब में सब दे रखा, मैं सबका डिटेल नहीं बताता, परंतु जिस समाज के बारे में हम कहते हैं कि सामाजिक नहीं है, अंग्रेज कहते थे हम इनको सिविलाइज्ड करना चाहते हैं, ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं, इनको सामाजिक बनाना चाहते हैं। भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका, और असेंबली में बम फेंकने के बाद उनके जो विचार व्यक्त किए, तो उनकी पीड़ा क्या थी, तकलीफ क्या थी? तकलीफ इतनी थी कि हम 20-25 नौजवान इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी समाज हमारा साथ नहीं दे रहा है। एक पीड़ा ये थी, और वो गूंगी बहरी अंग्रेज सरकार को और गूंगे बहरे समाज को हम ये बात बताना चाहते हैं। उन्होंने जब बम फेंके थे, उनमें आवाज करने वाले थे, मारने वाले नहीं थे। है तो उनका समाज ने साथ देना चाहिए, साथ खड़ा रहना चाहिए, यही पीड़ा थी ना। सिद्धू कान्हो के साथ ऐसा था क्या? सिद्धू कान्हो जब अंग्रेजों के विरुद्ध सामने खड़े हुए तो उनके साथ 50,000 लोग थे। वहां यह समस्या नहीं थी, पूरा समाज लड़ रहा था। हम कहते हैं इनको सामाजिकता सिखानी है। केवल वो नहीं लड़े, उनके 2 भाई चांद और भैरव भी बलिदान हुए। उनकी 2 बहनें फूलो और छानो, वो भी वीरगति को प्राप्त हुई।
उन्होंने भी कई अंग्रेज, उनके भाई शांत हो गए तो महिलाओं के साथ नेतृत्व करते हुए उन्होंने युद्ध भूमि में घुड़सवारी करते हुए युद्ध लड़ा। परंतु छवि समझता नहीं, ऐसी बात आई है। लगातार ये क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के समय देखें तो टंटिया मामा, जिनके बारे में, जो कि हमारे इंदौर के पास के, हम सब उनके बारे में जानते हैं, पढ़े। विशेष बात है कि उस जमाने में टंटिया का नाम टंटिया मामा क्यों पड़ा, तो कहते थे कि किसी पत्थर पे खड़े होकर, एक पत्थर है वहां पर खड़े होकर बोल देते थे कि टंटिया मेरी बेटी की शादी है, तो 2-3 में सारा राशन उनके घर पहुंच जाता था। वो बेटियों की शादी कराई। उसके बाद ही उनके जो बच्चे हैं, तब से उनका नाम टंटिया से टंटिया मामा पड़ा। आज भी हम टंटिया मामा भील के नाम से उनको जानते हैं। शिवराज सिंह जी चौहान ने भी बेटियों की शादी करी और मामा नाम उन्हें रखा। शिवराज को भी मामा बोलते थे, हमारे के मुख्यमंत्री रहे। ये मामा नाम वहां से आया है। बेटियों के विवाह इन्होंने शुरू किए, तो ये मामा की परंपरा कहां से आई है? तो ये मामा की परंपरा टंटिया मामा से आई है। अभी कुछ समय पहले बड़वानी के कॉलेज, 10-12 साल हो गए इस बात को, उस कॉलेज का नाम रखा भीमा नायक, शहीद भीमा नायक महाविद्यालय। तो बड़वानी के लोग पूछे थे, भीमा नायक को कोई जानता नहीं है, कौन है भीमा नायक? जानना चाहिए ना। 1857 की क्रांति के नायक सटका टोपे के साथी थे, उनके साथ कई वो हुआ। और बड़ी बात यह है, उनको पकड़ने के बाद अंडमान निकोबार की जेल में रखा गया। वहीं उनकी समाधि है, वहीं उनका बलिदान हुआ। बाद में कहाँ गए थे? तो हमारे इतने पास गए थे। हम उस समाज के बारे में ये पता था, इनको कुछ समझता नहीं है। ऐसे 1857 की क्रांति के कई वहां खाजा नायक हुए, रेगा कोरकू हुए, जो खंडवा जिले के थे। पास में एक उनका वो है गांव, टंटिया मामा के साथी थे। सीतू किराड़े अलीराजपुर के हुए। ये सब उस समय के क्रांतिकारी रहे, ये अपने क्षेत्र के थे। कहना इतना है कि ये जो, उसको बाकी सब आप पढ़ेंगे ही, पर मैं कहना इतना चाहता हूं कि हम जिनको ना समझ कर बता रहे थे या सोच रहा है समाज, ये विशेष बात है। ऐसा हम सबको जलियांवाला बाग हत्याकांड पता है। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने बैसाखी के पर्व पे लोग इकट्ठे हुए थे, अचानक आकर गोलीबारी करी, भागने का कोई स्थान नहीं था, कई लोग उसमें मरे। 1919 की घटना है, इतिहास बता 1300 लोगों की मृत्यु हुई उसमें। भागने का कोई स्थान नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि गोली चल जाएगी। पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे एक स्थान है, मानगढ़ की पहाड़ियां। गोविंद गुरु के नेतृत्व में भक्ति आंदोलन चल रहा था। गोविंद गुरु जब स्वामी दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए, वो भक्ति आंदोलन राष्ट्र भक्ति में परिवर्तित हुआ और ने कहा अंग्रेजों की हम नहीं मानेंगे। वो गीत बड़ा प्रसिद्ध है, राजा राम जी वहां कई बार होके आए, शिव गंगा वहां जाते रहते हैं। उन्होंने उस गीत का खोजा, वहां के लोग अभी भी भजन में गाते हैं, भुरटिया नहीं मानू रे, नहीं मानू रे। भुरटिया अंग्रेज गोरे थे, तो तुम्हारी हम नहीं मानेंगे, ऐसा कहते हुए आज भी दिखाई देता है। अंग्रेज ये कह रहे थे कि तुम इकट्ठे हो गए, करोगे, हम तुमको मार डालेंगे। और जब पहाड़ी पर इकट्ठे होने का तय हुआ कि मानगढ़ की पहाड़ियों पर सत्संग के लिए सब लोग इकट्ठे होंगे, अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी थी कि अगर वहां इकट्ठे होंगे तो उनको गोली मार देंगे। फिर भी लोग चढ़ रहे थे पहाड़ियों पे, छोटे बच्चे गोद में थे, बूढ़ा बाबा लाठी का सहारा लेके चढ़ रहा था, महिलाएं पोटलियां साथ में लेके चढ़ रही थी, और गधे घोड़े पे कारतूस और बंदूकें भी जा रही थी। और ये पता था कि हमारे लिए जा रही है। लोग गाते जा रहे थे, भूटिया तेरी नहीं मानू रे, और पहाड़ी पे चढ़ते जा रहे थे।
और गए, पता था गोलियां चली। इतिहास में 1700 और कुछ बलिदान की घोषणा है, पर इतिहास में यह भी लिखा गया है कि 4 लाख कारतूस से गए थे और 2 लाख ही वापस जमा हुए। 2 लाख कारतूस चले थे। कितने लोगों का बलिदान हुआ होगा। एक अंग्रेज साहित्यकार ने यह भी लिखा है कि वहां जो गोली चलाने को ऑर्डर देने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था, वो कहता था कि एक छोटा बच्चा अपनी मरी हुई मां के स्तन से दूध पी रहा था। ये देखकर मेरा मन विचलित हो गया और मैंने गोलीबारी बंद करवाई। क्या दृश्य रहा होगा। जलियांवाला बाग ये अंग्रेजों की क्रूरता और अत्याचार का प्रतीक था, पर मानगढ़ का ये बलिदान भीलों की वीरता और पराक्रम का प्रतीक था। कोई भागा नहीं, पूरी खुली पहाड़ियां थी, खुला मैदान था। वहां तो घोषित था पहले से, अगर चढ़ोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ऐसा नहीं हुआ। इस प्रकार का बलिदान वहां की पहाड़ियों पे हुआ है। समाज के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की धारणाएं बनी, परंतु इन बातों की गहराई को ध्यान में देंगे तो ध्यान में आता है कि ऐसी कई बातें हैं समाज के क्रांतिकारियों की है जो इस पुस्तक में दी है। आप पढ़ें, भाग 1 और भाग 2 पुस्तकें हैं ये। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि ये सामान्य घटनाएं नहीं है इतिहास की जो अभी तक सामने नहीं आई है, तो आना चाहिए थी। कभी कभी लोगों ने या अंग्रेजों ने इस प्रकार के स्थापित किया, क्योंकि उनको अभी विषय आया कि वो लकड़ी ले जाना थी, ये ले जाना थी, इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बनाए, लोगों को घोषणा दी। बिना बताए ही ऐसा कानून बना दिया कि भारत जंगल में जो रहेगा, वो जो एजेंट रहेगा, वो किसी को भी पकड़ के फांसी दे सकता है, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। पर आज समाज में ये है कि और एक न्याय के प्रतिदेवता के रूप में तो अंग्रेजों को भी तक आज हमारा बुद्धिजीवी वर्ग मानता है। रामजी गोंड के साथ 1000 लोगों को एक साथ बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई। वहां के बरगद के पेड़ों को अभी भी 1000 फांसी वाला पेड़ बोलते हैं। बिना उसके फांसी दे देना, बिना न्यायालय में गए ही फांसी दे दी थी। परंतु विपत वो कैसी विपत्ति, ये कैसी है, कल्पना कैसी है कि आज कहते हैं कि भारत का संविधान हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। अंग्रेजों के जमाने में ऐसा घोषित था। अरे वो कानून ने इसलिए बनाया था कि वो फांसी दे सके, बिना कोर्ट की फांसी की सजा होने लगी थी। ऐसी कई फांसियां लगा दी गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री भोपाल आए थे। उन्होंने एक रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज से बदल के रानी कमलापति रखा। हम तो इंदौर की दूर रहते हैं, पर भोपाल के लोगों को भी नहीं पता कि रानी कमलापति कौन थी। 200-250 साल पहले भोपाल में गोंडों का साम्राज्य था। नागपुर जैसा शहर गोंडों ने बसाया था। गोंड समाज के इतिहास और उनकी वो कल्पना करेंगे तो कितना समृद्ध शक्तिशाली राज्य होगा। कला, कैसे कैसे किले बने हुए हैं। मुगलों को भी ऋण चाहिए था तो गोंडों से लेते थे। वहां टैक्स सोने की मुद्रा और हाथियों के रूप में दिया जाता था। चंद्रपुर के आसपास का समाज लोहा गालकर, उस जमाने में लोहे का हुआ था, फॉरेस्ट एक्ट का कानून लगाकर हमने वनों के अधिकार छीन लिए। तो वो समृद्धशाली इतना बड़ा गोंड साम्राज्य जो खदानों से लोहा निकालकर गालने के बाद वितरण करता था, संपन्नता उसके कारण थी, वो बंद हो गया। किस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया होगा। इतना बड़ा गोंड साम्राज्य आज उसके बारे में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है। अभी कह रहे थे इसका अध्ययन होना चाहिए, पर अध्ययन करने के लिए किताबें नहीं है ना। अध्ययन करे तो करे कहां। आवश्यकता अध्ययन करने की भी है। भाई साहब ने बहुत सारी परंपरा और इनके बारे में बताया। आज केवल ऐसा नहीं, इतना ही है, एक शब्द और उपयोग किया जाता है। ये इनको कोई ज्ञान नहीं है। वनवासी कल्याण परिषद का 2 कार्यकर्ता महाराष्ट्र के गांव में गए,
उस गांव में गए और उन्होंने उस गांव रात में ही रुकना था उनको। उनने पूछा कि तुम्हारे गांव में सबसे अच्छा कार्यक्रम क्या होता है? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ नाग पंचमी का त्यौहार बहुत अच्छा होता है। क्या करते हैं उस दिन? तो बोले जो सांप का जहर उतारते हैं उन लोगों को इकट्ठा करते हैं। और क्या होता है? बोले उनको साफा से बंधाते हैं, श्रीफल भेंट करते हैं, भोजन होता है सब लोगों का। तो इनके मन में बात आ गई कि आपके गांव में कितने लोग उतारते हैं? बोले हमारे गांव में 8-10 लोग उतारते हैं। और वो जिसके घर रुके थे उन्होंने बोला मैं भी उतारता हूं। अभी नगर से गए थे, इनके मन में और जिज्ञासा बढ़ी। बोले तुमने जिनका जहर होता उसमें से मरे कितने? बोले अभी तक तो कोई नहीं मरा जहां तक मुझे पता है। डॉक्टर भी जान बचाता है ना, वो भी जान बचा रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है क्या? पर हाँ, कहते हम जरूर ये अज्ञानी है। किसी की जान बचाना ये ज्ञान है ना। परंतु यूनिवर्सिटी के सभी विद्वान लोग आपसे बैठे, सब पीएचडी हैं, पर बिना रेफरेंस के पीएचडी पूरी नहीं होती। अब रेफरेंस कहां से लाओगे? अब रेफरेंस के लिए समस्या है। वो जिसको ये ज्ञान है वो पढ़ा लिखा नहीं है। अब जो पढ़े गए हैं उनको ये करना पड़ेगा ना। अभी थोड़े दिन पहले अलीराजपुर में 3 साल से एक अपने यहाँ फार्मेसी JSITS में फार्मेसी के प्रोफेसर थे। आजकल वो महाराष्ट्र के सिरपुर में प्रोफेसर है, सौरभ जी मारू। उन्होंने भाजी प्रतियोगिता रखी, भाजी सम्मेलन रखा। अलीराजपुर के सोंडवा ब्लॉक के उधर गांव की महिलाएं अपने घरों घर से भाजी लेकर आई थी बना बना के। और वो भाजी का निरीक्षण करने के लिए कौन आया था? तो सिरपुर कॉलेज के फार्मेसी के विद्यार्थी आए थे। वो फार्मेसी की विद्यार्थी की बहनें नोट्स बना रही थी और गांव की वो महिलाएं बता रही थी कि ये भाजी किसके साथ मिलकर बनानी है, इसको छाछ से बनानी कि नहीं बनानी, इसको किसने खाना किसने नहीं खाना चाहिए, इस भाजी को गर्भवती माता ने खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। ये जो सुरजने के पत्ते वाली भाजी और इसको मूंग के साथ बनाई है तो इसको गर्भवती माता दूध बच्चों को पिलाती है, वो माता खाते उसका दूध बढ़ता है। ये कौन बता रहा है? किसको बता रहा है? वो असाइनमेंट बनाकर वो बच्ची फार्मेसी की डिग्री प्राप्त करेगी, मेडिकल की लाइन में जाएगी, आगे दवाई का प्रैक्टिस होगी, दवाई की दुकान लगाएगी। बताने वाली महिला कौन है? वो किसी कॉलेज की प्रोफेसर है क्या? वो तो गांव की सामान्य महिलाएं हैं। किस भाजी को किसके साथ बनाना और किस ऋतु में खाना ये बता रही है। लगातार चल रहा है। अब कई जिलों में, बाकी जिलों ने भी उसका आयोजन करना शुरू किया है। बच्चियां सीखने जा रही है गांव में। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे क्या? आवश्यकता है उस ज्ञान को रेफरेंस के साथ, विज्ञान के साथ, तर्क के साथ स्थापित करने की। अभी थोड़े दिन पहले सहज यूनिवर्सिटी में अपने मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध विद्वान जन लोग इकट्ठे हुए थे। स्तंभ लेखाकारों का सम्मेलन था। उसमें अपने इंदौर के कलेक्टर रहे मनोज श्रीवास्तव आए थे। आजकल वो न्याय के ऊपर चर्चा हो रही थी, भारतीय न्याय पद्धति के ऊपर। भारतीय न्याय व्यवस्थाएं, केस चलते हैं और अब की पिक्चरों में अपन वो डायलॉग बोलते रहते हैं, सन्नी देओल का तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती जाती है। एक मेरे अपने जीवन की घटना बताता हूं मैं। 2091-92 के आसपास झाबुआ जिले के पेटला तहसील के विधायक थे वर्ष सिंह जी बोरिया। उनकी किसी विवाद के कारण हत्या हो गई। मर्डर एक विधायक का। छन्नू के आसपास मेरा उनके बच्चों के साथ मित्रता हुई। 2 भाई थे, हैं वो, उदय सिंह जी और अजमेर सिंह जी। तो अजमेर सिंह जी का पेटसा की दुकान पर बैठे थे हम। उदय भैया एक मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे थे। तो मैंने अजमेर सिंह जी को बोला कि उदय भैया है ना? बोला हाँ ये वही है। तो मैंने कहा जिसकी मोटरसाइकिल पे बैठे वो तो बाबू भाई की मोटरसाइकिल है। बोले हाँ उन्हीं की मोटरसाइकिल है। मैंने कहा तो गोट में रहते हैं? बोले हाँ गोट के रहने वाले हैं। मैंने कहा ये तो वो है ना गोट वाले जिन्होंने अपने पिताजी का मर्डर कर दिया था? बोले हाँ वही है। तो मैंने उनकी मोटरसाइकिल बैठ जा रहे हैं। आश्चर्य वाला बात है कि नहीं? शौक जैसा मामला। बोले हाँ। बोले क्या हुआ? क्या? बस झगड़ा फूट गया ना। किन्ने फुटाया? तो 3-4 गांव के तड़वी बैठे, पटेल बैठे। इंदौर का व्यक्ति उन पटेलों को देखेगा तो ये न्यायाधीश है क्या यहाँ के?
उनने बैठ के खुटा दिया, कुछ दंड था वो तय कर दिया, दंड तय कर दिया, फैसला खत्म। और फैसला हो गया तो बेर भी खत्म। भाई साहब बोलते थे एक दिव्य न्याय व्यवस्था की बात बता रहे थे, ऐसी न्याय व्यवस्था दुनिया में कहीं मिलेगी क्या? आज भी विद्यमान है। मैं पुराने 50 समय की बात नहीं कर रहा हूं, ये 95-96 की बात बता रहा हूं। अभी भी ऐसा होता है, अभी भी बड़ी बड़ी लड़ाई। अभी किसी भी अपने क्षेत्र में चले जाओ या कई ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, क्या ये विशेष बात नहीं है कि हमारी, हम सब लोग देखते हैं यहाँ पर गांव में आज भी ये निर्णय होता है। दो व्यक्ति का झगड़ा नहीं होता कभी भी, पूरे गांव का झगड़ा होता है। और झगड़ा होता है तो वो इधर बैठते हैं, दो लोग उठ के जाते हैं, दो उधर बैठ के जाते हैं, दो उधर बैठ के जाते हैं कभी। और उनने जो फैसला कर दिया शाम तक खत्म, थोड़ी सेव खा ली, चाय पी ली, दारू होगी तो दारू की थोड़ी थोड़ी वो दे दी, झगड़ा खत्म, बेर भी खत्म। ये समझने की आवश्यकता है कि नहीं? भाई साहब ने भी कहा क्या, चाहते सब हैं पर उस दिशा में बढ़ना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले थानला तहसील का हरिनगर गांव है, वहां पर एक स्कूल के आचार्य टीचर थे, उनका बच्चा की शादी वादी का विवाद हुआ और वो झगड़ा उठा 11 लाख रुपए में। तो मैंने कहा 3-4-5 हजार रुपए उसको तनख्वाह मिलती, 11 लाख रुपए कैसे चुकाएगा? बलवंत जी नाम था उनका, या नहीं है इसलिए उनका नाम ले रहा हूं मैं। तो मैंने उनसे पूछा, मेरा तो टेंशन दिमाग में था कि 11 लाख रुपए कैसे चुकाएगा भाई? सुबह बकरी चराने जाता है, शाम को स्कूल, दोपहर में स्कूल जाता है, शाम को फिर अपने गाय ढोर संभालता है। मैं तो इंदौर आ गया, पर 2-3 महीने के बाद मैं गया तो सबसे पहले मैंने उससे यही प्रश्न पूछा। मैंने कहा वो पैसों का क्या हुआ? बोले हो गया ना। बोले क्या हो गया? बोले नोतरा पटके थे ना। अरे नोतरा पटकना क्या? ये जो कोई प्रोफेसर, हम सब गांव के बहुत सारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं, आपको मालूम है नोतरा पटकना क्या होता है? इतनी बड़ी सहकारिता कई बैंक है क्या ऐसी? वो नोतरे में मैंने आपके यहाँ दिया, आप मेरे यहाँ सहयोग करिए। जितने मैंने 100 रुपए दिए, आप मेरे को 105 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, थोड़ा बढ़ा के ही देता है आदमी। पर कोई चद्दर खींचने आएगा क्या? नहीं दिए तो? कोई मकान की नीलामी होगी क्या? नहीं होगी। इतनी सहकारिता किसी जगह चलती है क्या? अब ये इतनी विशेष बातें दुनिया को सीखने के लिए है कि नहीं? ऐसा कहीं हो रहा है क्या? पर आज हो रहा है। ये पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं। नोतरा प्रथा आज भी है, केवल इसके लिए नहीं, जरूरत पड़ने पर मकान बनाने के लिए, किसी के लिए भी जब उसको आर्थिक समस्या आती है तो नोतरा पटकने की व्यवस्था है। वो गांव रिश्तेदारों का आह्वान करता है, सब लोगों का आह्वान करता है, लोग आते हैं, नोतरा पटक के जाते हैं। ये परंपरा अभी विद्यमान है। राजा राम जी बैठे शिवगंगा में, हलमा प्रथा सभी दूर अलग अलग नामों से है। थोड़ा बड़वानी तरफ जाएंगे तो उसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, धार जिले के क्षेत्र में जाए अलग आएगा, झाबुआ में जाएंगे तो नाम अलग है, पर पूरे देश भर में हलमा प्रथा है। जब आदमी बेबस हो जाएगा, अब वो काम हो ही नहीं सकता, मकान गिर गया है, पानी आने में 15 दिन का समय बचा है और 10-15 दिन में ये अकेला परिवार तो नहीं बना सकता इसका मकान, तो वो हमला बुलाने का अधिकारी होगा, हलमा बुलाने का। वो गांव के लोगों से कड़वी से बोलेगा, आह्वान करेगा, सब लोग आएंगे, एक दिन में उसका मकान बना के चले जाएंगे। 1 दिन 2 दिन जितना समय लगता, कम से कम समय में उसका उस व्यवस्था को कर देगा। आज भी विद्यमान है हलमा प्रथा। हाँ, पढ़ लिखने के बाद ये कम हो गई है, परंतु उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए प्रयत्न करते राजा राम जी। हलमा परंपरा को जीवित रहना चाहिए, बंदी होना चाहिए। अड़जी पड़जी की परंपरा है। अभी थोड़े दिन बाद पहले हमारे कुक्षी धार जिले कुक्षी गांव में दही ब्लॉक है, कैलाश जी डामोर एक कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक व्हाट्सएप पे फोटो डाला अपनी पत्नी के साथ। तो मैंने कहा कि क्यों कैलाश जी शादी कर ली, तुमने बुलाया ही नहीं? तो बोले अभी शादी नहीं करी, शादी बाद में करेंगे, पैसे आएंगे तब कर लेंगे। लाड़ी लिया है, कब होगी शादी? तो बच्चे की शादी के पहले कर लेंगे, बच्चे की शादी साथ में शादी कर सकते हैं। अभी परंपरा है ना जिंदा। अलीराज कुक्षी के कार्यकर्ता है, बैठे होंगे प्रोफेसर लोग यहाँ, है ना, ऐसा होता है ना। इतना 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 व्यवस्था समाज ने स्थापित करी है, समाज ने तय किया है
ऐसे कर पैसे की समस्या है, समय उम्र हो रही है, विवाह करना चाहिए, पैसे नहीं है, विवाह कर लिया। शादी विवाह के फेरे वेरे की परंपरा, जब पैसे आएंगे तब होगा, या तो बच्चे की बेटी की शादी के पहले कर लेंगे। उसके नियम बने हुए हैं, इतने अच्छे नियम स्वयं ने बना दिए गांव ने। इस तरह के नियम बना के समाज जी रहा है। हम कह रहे हैं वो समझता नहीं है। ये जो स्थिति बनी हुई है, इसका रिसर्च करना पड़ेगा कि नहीं, ये सारी बातें करनी पड़ेगी। वो गांव के बड़वा जो है हमारा, वो गाता है रात भर किसी बीमार होने पर, कुछ लेता नहीं है। वो रात भर देवी देवताओं से आह्वान करता है, इतने आह्वान करता है, कभी बैठ के सुनते नहीं। हम लोग सुनेंगे तो देखेंगे वो जितने देवी देवता सबके नाम लेता है, धुन 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 करके चलता रहता है, और वो साथ में वो भी रहता है। आज बड़े बड़े मनोचिकित्सक की उनकी फीस 1,000 से कम नहीं है, केवल कंसल्टिंग की। वो मनोचिकित्सक ही है ना, डिग्री नहीं है उसके पास, रेफरेंस देने के लिए नहीं है अलग से कि इसका रेफरेंस कहां से दिया, आपने ठीक कैसे किया, इसको ठीक हो रहा है ना, वहां से भी लोग है तो मनोचिकित्सक ही हो ना। आज भी वो सब करता है, किसी मांगता रहता है, सबसे लोगों से करता है, जड़ी बूटी देता है, एक उसने कोई विकसित की है। तो ये सारी परंपराएं अभी भी मौजूद है, ऐसी कई हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किन किन बातों का कैसे कैसे संस्कार किया जाता है। अभी अलीराजपुर के गांव में एक कार्यकर्ता के पिताजी शांत हो गए, तो हम उनके अंत्येष्टि में गए, तो लोग ऐसे उतर उतर के आ रहे थे, हाथ में लकड़ियां लेकर आ रहे थे। इंदौर में भी आप किसी अंत्येष्टि में जाएंगे तो आखिरी में उनके इतना सा कंडे का टुकड़ा देंगे, बोले क्या अंतिम लकड़ी देने जा रहे हैं। वहां उसका प्रतीक बांध लिया, कर तो वही रहे हैं, पर वो परंपरा आज भी वहां जीवित है। हर घर से लकड़ी आ रही है। यहां पर केवल इतना है कि आप उसकी जगह पे कंडे का थोड़ा सा को आखिरी में डाल के जाते हैं, नाम वही है बीवी। तो ऐसी कई परंपराएं आज भी समाज में जीवित है, जो एकेडमिक जगत के आप सब गुरुजन यहाँ बैठे हुए हैं, रिसर्च करने के लिए वहां गांव में जाकर करने की आवश्यकता है। केवल इतना ही नहीं है तो ईश्वर के अलग अलग रूपों में उसकी आराधना करने की बात है। परंतु मैंने जैसे बताया कि हमारी छवि, भाई साहब ने बोला कि वो परीक्षा में भी बहिर जाति को अपराधी घोषित कर, हेड हंटर्स के नाम से पुकारते। नागा कैसे हैं तो हेड हंटर्स हैं, वहां जाओगे तो आपका सर काट देंगे। ऐसा है क्या? सर कब काट दे? जब गलत नियत से जाते हो तो जरूर सर काट देंगे, अच्छी नियत से जाओगे तो नहीं होगा। वो हथियार रखते हैं। अंग्रेजों ने तो तय किया ना कि अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो आपको मार डालेंगे। ये डर पैदा किया समाज के सामने, और ऐसा तो नहीं है ना। थोड़े दिन पहले वो झाबुआ में पुलिस वाले आए तो उन्होंने माछलिया घाट पे लिखा दिया चोरों का क्षेत्र। यहाँ कुछ कार्यकर्ता बैठे गए, उनसे मिलके आए पुलिस अधिकारी से, आप इसके पहले झाबुआ पे कब आए थे? तो बोले नहीं आए। बोले आपके बाप दादा आए हो कभी, पिताजी माताजी कभी कोई आए हो? तो बोले वो भी कभी नहीं आए। फिर आपको कैसे पता है कि ये चोरों का क्षेत्र है? कौन पढ़ा रहा है? किसी ने बताया होगा ना। अभी तक वही छवि बनी हुई। ऐसा तो कुछ नहीं होता गांव में। किसी यहाँ बैठे ना, कुछ नहीं, बात कर लो ना। भाई साहब ने कहा म्यूजियम पे म्यूजियम खुल रहे हैं, म्यूजियम बनाने के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। कौन दे रहा है? हमारे अपने समाज के लोग ही दे रहे हैं। क्यों, हम जानवर हैं क्या? म्यूजियम की वस्तु है क्या? अरे जिनते ज्यादा है, बात करो ना हमसे, क्या समस्या है? बात करके तो बता देंगे। शेर थोड़ी है कि तो नहीं जान, आपको डर है हमसे कि खा जाएंगे आपको। शेर बोल नहीं सकता है, हम तो बोल भी सकते हैं। पर मांग म्यूजियम बनाने की चल रही है। देश भर में म्यूजियम बनाना चाहिए भाई साहब हमारे समाज का। ये विडंबना है। सोच भी बदलने की आवश्यकता है। अभी एक गैस एजेंसी के बंधु थे, परिचित थे, तो अरे भाई साहब मोदी जी